स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंपल क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्रोमेटोग्राफी का बेसिक पढ़ा था, उसका प्रिंसिपल सीखा था। छोटी सी क्लास थी, है ना, 15-20 मिनट 30 मिनट की। आज से अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्रोमेटोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसमें से पहली क्रोमेटोग्राफी आने वाली है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो पहली क्रोमेटोग्राफी चूंकि रहेगी तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड वे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर जब बेसिक प्रिंसिपल बेसिक फंडा जो है वो समझ जाएंगे, फिर उतना ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। फिर खाली अलग अलग तरह की क्रोमेटोग्राफीज जो भी पढ़ेंगे उनके प्रिंसिपल को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की आज हम लोग बात करते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम लोग बात करते हैं तो चूंकि नाम से पता चल रहा है इसमें कोई पेपर यूज किया जाता होगा, है ना। मोस्ट कॉमन मोस्ट इजी वे टू परफॉर्म पेपर क्रोमेटोग्राफी इन योर लैब। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज प्राइमरली, है ना, अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये एक तरह की पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है जहां पर लिक्विड पार्टीशन बनाते हैं, है ना, जहां पर लिक्विड पार्टीशन होता है। अब इस चीज को समझेंगे ध्यान से। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या हो रही है, एक तरह की पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है जहां पर लिक्विड पार्टीशन होता है। द सेपरेशन अकर्स, अब इस पॉइंट को और अच्छे समझेंगे। द सेपरेशन अकर ड्यू टू द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। पहला आता है वाटर मॉलिक्यूल्स adsorbed on cellulose fibers of the paper, water molecule adsorbed on the cellulose fibers। और दूसरा आता है डेवलपिंग सॉल्वेंट के बीच में। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को पहला पॉइंट, सारा का सारा जो भी कंसेप्ट है वो शुरुआत की नहीं 4 लाइन में है, तो ध्यान लगाना है। अभी तक 4 लाइन में, या 4 क्या 2 ही लाइन, नहीं 4 लाइन, 4 लाइन में एक भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ध्यान से समझते हैं बात को। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, इज प्राइमरली अ पार्टीशन। ठीक है, या पहले देखते हैं लिक्विड पार्टीशन है। एक्चुअली में जो होता क्या है कि इसमें हम लोग एक पेपर लिखते आते हैं, और जनरली ये पेपर जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। काय का बना होता है भाई, सेल्यूलोज का बना होता है। ये पेपर सेल्यूलोज का होता है। लेकिन ये पेपर तो सेल्यूलोज का होता है, लेकिन ये सेल्यूलोज का पेपर हाइड्रेटेड रहता है। इस पेपर के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स के पतली सी लेयर रहती है, हमेशा एडजॉर्ब्ड रहेगी। वाटर के मॉलिक्यूल्स के पतली सी लेयर हाइड्रेटेड सेल्यूलोज होगा, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल H2O एडजॉर्ब रहता है, एडजॉर्ब, है ना। और चूंकि वाटर का मॉलिक्यूल एडजॉर्ब रहेगा, बहुत ही थिन लेयर। नॉर्मली आप पेपर छू के देखोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि इसके ऊपर वाटर की लेयर है, बट वो हाइड्रेटेड रहता है। ठीक है, बहुत ही पतली सी लेयर। और चूंकि ये वाटर एडजॉर्ब रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया लिक्विड, ये हो गया लिक्विड। अब इसी पेपर को हम ले जाकर के डिप करते हैं। डिप जहां भी करते हैं उसमें, उस मान लिया जिस पे भी इसको हमने ले जाके डिप किया, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है सॉल्वेंट। और वो सॉल्वेंट कैसा होता है भाई, वो भी होता है आपका लिक्विड। तो ये एक तरह का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हुई, ये एक तरह की लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हुई। दूसरी बात एक और आ रही है, क्या आ रही है भाई, कि ये एक तरह की पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या हो गई, पहला पॉइंट तो समझ में आया कि सर ये लिक्विड है,
पार्टीशन क्या समझते हैं? द सेपरेशन अकर्स ड्यू टू द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल बिटवीन। अब ये सेपरेशन होता कैसे है? अब होता क्या है कि जब, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले, इस पेपर को जब हमने इस जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है यहाँ से डिप कर दिया है, ये डिप कर दिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है मोबाइल फेज सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट है इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फेज, और यहाँ पर आपने ले जाकर के रखा है कोई सैंपल, ये यहाँ पर सैंपल की एक ड्रॉप ला के रख दिया, इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान ये लगाना कि जो लेयर है उससे थोड़ा ऊपर, चलिए वो तो स्टेप अभी आगे सिखाए जाएंगे। ठीक है, वहां पे ले जाके डिप कर दिया। तो अब जब डिप कर दिए तो ये पहली बात तो ये जो मेरा सैंपल है, ये जो मेरा सैंपल है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आया, एक तो ये पेपर के कांटेक्ट में आया, जो पेपर के अंदर वाटर है, ये जो मेरा सैंपल है ये पहले तो सबसे पहले तो कांटेक्ट में आ गया H2O ऑफ पेपर, पेपर के H2O के कांटेक्ट में आएगा। फिर धीरे 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 समय के साथ साथ ये वाटर जो होगा वो कैपिलरी एक्शन, या सॉल्वेंट बोलना चाहिए था, सॉल्वेंट जो होगा वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर उठना शुरू करेगा। सॉल्वेंट ऊपर उठने शुरू करेगा तो होगा क्या, अब उस सॉल्वेंट में पाए जाने वाला, उस सॉल्वेंट में पाए जाने वाला लिक्विड, अब ये उस सॉल्वेंट में पाए जाने वाला लिक्विड, लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो हमने क्या बोला कि ये जो सैंपल हमने लिया, सबसे पहले तो ये सैंपल आएगा कांटेक्ट में, सबसे पहले तो ये सैंपल कांटेक्ट में आएगा, है ना, पेपर के वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, और इसके बाद ये कांटेक्ट में आएगा जो सॉल्वेंट है उसके लिक्विड के कांटेक्ट में। ठीक है, तो ओवरऑल ये दोनों के कांटेक्ट में आ जाएगा। अब पेपर चाह रहा है, मेरी भाई ध्यान लगाना एक बात, अब पेपर क्या चाह रहा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी लाइन पे है। पेपर क्या चाह रहा है, पेपर पे पाए जाने वाला वाटर मॉलिक्यूल ये चाह रहा है कि किसी तरह से इस कंटेंट को, इस सैंपल के अंदर पाए जाने वाले सॉल्यूट को, सैंपल में क्या है भाई, इस सैंपल में है सॉल्यूट, ठीक है, सैंपल के अंदर क्या है, सॉल्यूट्स हैं, एस लगा देते हैं, बहुत सारी चीजें पाई जा रही है, सॉल्यूट्स है। अब पेपर क्या चाह रहा है, पेपर के अंदर पाए जाने वाला H2O मॉलिक्यूल ये चाह रहा है कि इस सॉल्यूट को, इसमें पाए जाने वाले सॉल्यूट में से कुछ सॉल्यूट को, मान लिया सॉल्यूट है A B C D या जो भी है, हो सकता सारों को चाहे कि खुद से ही बाइंड रखे, ये सारों को खुद से बाइंड रखना चाह रहा है। एक तो पेपर ये चाह रहा है, दूसरा पेपर ये चाह रहा है, दूसरा काम क्या करना चाह रहा है पेपर, दूसरा एक काम और हो रहा है कि जो लिक्विड नीचे से चल के ऊपर भाग रहा है, ये लिक्विड नीचे से चल के जो ऊपर भाग रहा है वो ये चाह रहा है कि सॉल्यूट के ऊपर ले जाए। तो एक सॉल्यूट को ऊपर लेके जाना चाह रहा है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो पेपर पे बाइंड है, पेपर पे थिन लेयर के फॉर्म में पाया जा रहा है, वो क्या चाह रहा है कि सॉल्यूट को अपने साथ बाइंड रखे। तो एक खुद के साथ बाइंड रखना चाह रहा है और एक नीचे से फोर्स लगा के ऊपर ले जाना चाह रहा है। यहाँ पर एक साथ दो काम कर रहे हैं, है ना। अब डिपेंड करता है कि इस सॉल्यूट का ये जो भी A B C और D है ना, A प्लस B प्लस C प्लस D, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल, या सारे मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल नहीं, तीनों कंडीशन हो सकती हैं, कौन सा मॉलिक्यूल या सारे मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल नहीं, है ना, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं, इनमें से कौन सा ऐसा होने वाला है, इनमें से कौन सा ऐसा होने वाला है जो पेपर के साथ बाइंड रहना चाहेगा, और इनमें से कौन सा है जो पेपर के साथ बाइंड रहना चाहेगा, और या इनमें से कौन सा है जो सॉल्वेंट के साथ बाइंड होना चाहेगा। तो जो पेपर के साथ बाइंड होना चाहेगा या जो सॉल्वेंट के साथ बाइंड होना चाहेगा, ठीक है, या जो सॉल्वेंट के साथ बाइंड होना चाहेगा, इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल है। तो जो पेपर के साथ बाइंड होना चाहेंगे, जो पेपर के साथ बाइंड होना चाहेंगे वो पेपर के साथ रहेंगे, और जो सॉल्वेंट के साथ होंगे वो ऊपर उठ के चले जाएंगे। इससे होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल जो साथ साथ पाए जाते थे, जो साथ साथ थे, जो एक सॉल्यूट के फॉर्म में थे, है ना, जो साथ साथ मिले हुए थे, जो मिक्सचर लेकर आए हो, जैसे मिक्सचर क्या है ले आए, मान लिया कल ही जो लेकर के आए थे, क्या लेके आए थे, शुगर लेके आए थे, क्या लेके आए थे मेरे भाई,
शुगर को लेकर के आए थे, है ना, मिक्सचर में क्या लेके आए हैं, शुगर लेकर के आए हैं, और क्या लेकर के आए हैं, कलर्स लेके आए, मान लिया ग्रीन कलर लेके आए, येलो कलर लेके आए, क्लोरोफिल ले आए, जेंथोफिल ले आए, है ना, इस तरह से कुछ भी लेकर के चले आ रहे, कैरोटीनॉइड लेके आए। तो जो वाटर के साथ बाइंड रहना चाह रहे हैं, जो वाटर के साथ बाइंड रहना चाह रहे हैं, वो पेपर पे जो पतली सी लेयर बनी है एडजॉर्ब्ड H2O की, वहां पे रह जाएंगे, और जो सॉल्वेंट के साथ उठना चाहेंगे वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर चले जाएंगे। अब सॉल्वेंट के साथ मान लिया गया कि ए जो मॉलिक्यूल था वो वाटर के साथ ही बाइंड रहना चाह रहा था, उसका इंटरेक्शन वाटर के साथ बहुत अच्छा था, जैसे जस्ट लाइक शुगर, चीनी, चीनी पानी के साथ ही बाइंड रहना चाह रही है, वो ऊपर नहीं जा पा रही है ना, ऊपर नहीं जा पा रही, उसको पानी के साथ उसका इंटरेक्शन बड़ा प्रोमिनेंट है, तो चीनी वहीं पे बाइंड रह जाएगी, तो चीनी तो वही बाइंड रह गई। अब बी सी डी, है ना, वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर जाएंगे, मान लिया सॉल्वेंट है डाई इथाइल ईथर, सॉल्वेंट कौन सा है आपका, डाई इथाइल ईथर है। अब डाई इथाइल ईथर जो है ना, डाई इथाइल ईथर जो है वो क्या कर रहा है, डाई इथाइल ईथर ऊपर जाएगा। अब इस डाई इथाइल ईथर से अलग अलग तरह के कंपोनेंट, डाई इथाइल ईथर से अलग अलग तरह के कंपोनेंट इंटरैक्ट करेंगे। अब इंटरैक्ट करने का, है ना, इंटरैक्ट करने की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होगी। हो सकता है बी का इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा हो, ध्यान लगाना, बी का इंटरेक्शन डाई इथाइल ईथर से ज्यादा अच्छा है, तो बी अपने साथ इसको दूर तक लेके चली जाएगी, समझो, वही एक छोटे बच्चे वाली बात कह रहा हूं मैं, छोटा बच्चा है, उसका अपने पिताजी से बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, तो वो अपने बच्चे को कहीं भी लेके जा सकता है ना, लेकिन उसी बच्चे को कोई दूसरा और लड़का है जो थोड़ा बहुत लालच दे करके थोड़ा गली से थोड़ी दूर तक ले जा पा रहा है, तो कोई कुछ और दूर तक ले जा पाएगा, कोई का इंटरेक्शन बहुत ही वीक है तो थोड़ी दूर ऊपर ले जा पाएगा। इस तरह से हो क्या रहा है मेरे भाई, इस तरह से हुआ ये, इस तरह से हुआ ये कि ये सारे के सारे क्या हो गए, आपस में सेपरेट हो गए। इसी को हमने बोला पार्टीशन हो गया। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, विभाजन, है ना, इसलिए हमने इसको बोला है कि ये क्या हो गया, यहाँ पर पार्टीशन हो गया या विभाजन हो गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा, अब पढ़ के देखते हैं, उम्मीद है पूरी बात समझ में आएगी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। यहाँ पे लिक्विड लिक्विड पार्टीशन इसको कहते हैं। एक लिक्विड चूंकि वाटर की तरफ से आ रहा है और दूसरा लिक्विड जो आ रहा है वो सॉल्वेंट की तरफ से आ रहा है, ये एक तरह की लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। द सेपरेशन अकर्स ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो सेपरेशन होता है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे पार्टीशन से है, ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल बिटवीन स्टेशनरी फेज, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, एड्सॉर्ब ऑन द सेलुलोज फाइबर्स ऑफ द पेपर, है ना, और दूसरा मोबाइल फेज, डेवलपिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जो मोबाइल फेज है वो कौन हो रहा है, सॉल्वेंट फेज, जो सॉल्वेंट है वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, अब आप जरा बतलाइए कि क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई। बताओ भाई, अंशिका, आस्था, कृतिका, कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब पेपर क्रोमेटोग्राफी मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो लोग लाइव देखेंगे या जो भी है, सबके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम लोगों को टूल्स टेक्निक वाला यूनिट रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे इसको बना के चलना है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन उसके नाम से ही निकल आएगी। अभी बताएंगे, जैसे जैसे अभी आगे बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, जैसे फ्रेट पढ़ेंगे, जैसे फ्रैप पढ़ेंगे, ठीक है, 80 to 90% जो उसका प्रिंसिपल है उसी के नाम से निकल आएगा, है ना, उसी के नाम से निकल आएगा। इस तरह की कुछ भी टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, है ना, इस तरह की कुछ भी टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, RFLP पढ़ेंगे, RFLP पढ़ेंगे, AFLP पढ़ेंगे, RAPD पढ़ेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो जो भी टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टूल्स की उनके नाम से निकालेंगे बात को। अब जैसे आपसे कोई बोले कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर का नाम सुनते ही आप समझ जाना कि एक तरह की लिक्विड लिक्विड, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो पढ़ के नहीं गए हैं, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है कभी, अगर उनसे पूछा जाए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसी टेक्निक है ना, और वो बोलेगा ये लिक्विड लिक्विड टेक्निक है या सॉलिड लिक्विड टेक्निक है या गैस वाली कुछ लगा दिया जाए, है ना, सबसे पहले तो वो लिक्विड लिक्विड को तो हटा ही देंगे, क्योंकि वो लिक्विड उनको तो लग रहा पेपर सॉलिड है,
तो ये लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए, तो इतना बेसिक आपका क्लियर हुआ, यही मेन था, ये मेन प्रिंसिपल था। अब यहाँ पर पेपर जो यूज करते हैं हम लोग, वो पेपर कौन सा होता है? वो साधारण पेपर नहीं है, आपकी लैब में पाया जाता है वॉटमैन पेपर, वॉटमैन फिल्टर पेपर जो आपकी लैब में रहता है। सब लोगों ने वॉटमैन फिल्टर पेपर देखा है? कितने लोगों ने वॉटमैन फिल्टर पेपर देख रखा है भैया, बताओ? वॉटमैन फिल्टर पेपर किसी ने देख लिया क्या? ठीक है, सबने देख रखा है, सर्कुलर लैब में पेपर रखा रहता है वॉटमैन फिल्टर पेपर। दूसरी बात क्या होती है यहाँ पर? दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पर करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पेपर क्या कर रहा है? एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज को सपोर्ट कर रहा है। स्टेशनरी फेज एग्जैक्टली है यहाँ पर वाटर। पेपर क्रोमेटोग्राफी का स्टेशनरी फेज वाटर है, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का स्टेशनरी फेज क्या है, और ऑप्शन में दे दिया जाए पेपर, तो सब लोग कहेंगे यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिए, है ना? बट पेपर जो है वो स्टेशनरी फेज नहीं है। पेपर क्या हो रहा है यहाँ पर? पेपर इज नॉट अ स्टेशनरी फेज। यहाँ पर पेपर क्या है? यहाँ पर पेपर केवल सपोर्टिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है फॉर द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के लिए सपोर्टिंग सिस्टम की तरह ये काम कर रहा है। तो पेपर जो हो गया यहाँ पर स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है? ये वाटर का मॉलिक्यूल होते हैं जो एडजॉर्ब्ड रहते हैं। बहुत ध्यान लगाना यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो ऑप्शन कितने प्यारा क्वेश्चन ये बनेगा जो बहुत लोग गलत कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? इन केस ऑफ, क्वेश्चन क्या बना? इन केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी व्हाट द स्टेशनरी फेज इज। स्टेशनरी फेज आपसे पूछा जाए, पहला तो ऑप्शन दिया गया पेपर, है ना? जो कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं गई है वो इसी में कूदेगी कि पेपर ही होता है, बहुत आसान पूछा। दूसरा दिया गया एडजॉर्ब्ड वाटर, है ना? एक और दिया गया एडजॉर्ब्ड वाटर, है ना? एक जो भी आपका मन हो। तो यहाँ पर जो केवल वाटर रट के गए हैं उनके साथ भी दिक्कत होगी, है ना? तो वाटर भी कौन सा? जो एडजॉर्ब्ड है, जो सरफेस पे जुड़ा हुआ है, एडजॉर्ब्ड वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर जब जुड़ा होगा तो वाटर एक्चुअली में होता क्या है कि मान लिया ये पेपर है, अब इस पे जब वाटर जुड़ा होता है तो वाटर कुछ इस लहजे में अटैच रहता है, ये OH रहेगा, OH। OH देखो ध्यान लगाना, ये एक ऐसी यूनिट होने वाली है, ये एक ऐसी यूनिट होने वाली है जो CSIR नेट JRF में जो पूछी जाएगी पूछी ही जाएगी, वो तो अलग कहानी है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जितनी पूछी जाएगी उसमें उतना कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इवोल्यूशन है। टूल्स टेक्निक में लगातार लगातार प्रोग्रेशन चल रहा है, नई नई टेक्निक्स नई नई तरीके से बन रही, तो बहुत नए नए तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड जो बनेंगे वो कर ले जाओगे। अगर 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया है तो आराम से 20 नंबर तो ले आओगे, और इतने ही टूल्स टेक्निक से लाने हैं, इतने ही लाने हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद ये यूनिट बहुत काम आएगी, कहाँ पर आएगी? इंटरव्यू में। आप लोग अगर इंटरव्यू देने जाते हो आफ्टर PhD, इंटरव्यू पता है 2 चीजों पे बेस्ड रहता है। पहला, अगर आप PhD करके इंटरव्यू देने जा रहे हो या MSc करके इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो अगर PhD करके इंटरव्यू देने जाओगे तो PhD करने पहला टॉपिक तो आपकी थीसिस ही रहेगी, आपने काम क्या किया, और इसके बाद ये यूनिट। ऐसे MSc करके इंटरव्यू देने जाओगे किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, तो वहां पर भी MSc की आपकी थीसिस जो डिजर्टेशन में आपने काम किया है वो, और इसके बाद ये वाली यूनिट। इसी से क्वेश्चन आते हैं खूब। पूछेगा PCR क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है ना, बहुत सारी चीजें पूछेगा। तो ये यूनिट जो है आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी, है ना? चलिए देखते हैं। और वहां पर सिर्फ प्रिंसिपल्स पूछता है। मैंने खुद कई जगह पे इंटरव्यू जहाँ जहाँ भी दिया वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन इसी के बेस्ड था। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज मेरे भाई कैसा हो गया? लिक्विड फेज हो गया। ठीक है, अगर इस वाले क्वेश्चन में आंसर देखा जाए तो क्या होगा? एडजॉर्ब्ड वाटर मॉलिक्यूल।
तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का स्टेशनरी फेज क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। मोबाइल फेज क्या हो गया, मोबाइल फेज क्या हो गया, डेवलपिंग सॉल्वेंट दैट मूव्स बाय द कैपिलरी एक्शन एंड कैरीज द सैंपल, है ना, जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करता है और सैंपल को लेकर के ऊपर की ओर चलता है ना। तो ये हो गया आपका मोबाइल फेज। जैसे यहाँ पर हमने ब्लैक ब्लैक रखा था, तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू पेपर के अंदर पाए जाने वाला कैपिलरी एक्शन, पेपर के अंदर पाए जाने वाले जो फाइन कैपिलरीज ऑफ सेलुलोज है उनके थ्रू होते हुए ये सॉल्वेंट ऊपर की ओर भागता है, और भाग करके क्या करता है, ये अपने साथ साथ सैंपल के साथ इंटरैक्ट करके सैंपल को भी ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सैंपल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट की बाइंडिंग सेलुलोज के ऊपर पाए जाने वाले सेलुलोज पे एडजॉर्ब्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ बहुत स्ट्रांग है, तो ये इसको ऊपर लेकर के नहीं जा पाएगा। ठीक है, चलिए, मोबाइल फेज में भी प्योर सॉल्वेंट, ये कोई एक प्योर सॉल्वेंट हो सकता है या कोई एक बफर भी हो सकता है, या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। एक्चुअली में जब सैंपल में भी बहुत तरह के कंपाउंड पाए जा रहे होते हैं, तो हम लोग सॉल्वेंट भी मिक्सचर लेकर के चलते हैं। जैसे हमने कल एक एग्जांपल दिया था, हालांकि वो GCMS के लिए हम सैंपल बनाना सीख रहे थे, तो कल एक एग्जांपल हमने दिया था कि ऐसे कोई सेपरेटिंग फनल है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, और वाटर के अंदर से कंपाउंड निकाले, और हमको पता ही नहीं वाटर में कौन कौन से कंपाउंड है ना। हम लोग ने कहीं से, किसी भी कंपनी से, किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ले आए हैं, मान लिया फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट प्लांट है जो, है ना, वहां से वाटर लेके, अब हमें नहीं पता उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम लोग अब एक ही तरह का, मान लिया अब उसके अंदर हमने केवल A टाइप का सॉल्वेंट डाला, तो केवल वही वहां पर वही केवल कंपोनेंट या कंपाउंड ही इल्यूट हो पाएंगे, उन्हीं का इल्यूजन हो पाएगा, है ना, जो इस A में सॉल्वल होंगे। हो सकता और भी बहुत सारे, बहुत ज्यादा मात्रा में, A से कई गुना ज्यादा मात्रा में भी पाया जाता हो, बट B इज नॉट, सॉरी, A से कई गुना ज्यादा मात्रा में दूसरा कंपाउंड पाया जा रहा था, मान लिया X जो था वो तो सेपरेट हो गया, लेकिन Y जो था वो बहुत ज्यादा पाया जा रहा था X की तुलना में, बहुत टॉक्सिक था, है ना, बहुत टॉक्सिक था, बहुत सारे उसके इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस थे, है ना, वो भी पाया जा रहा था, बट इट इज नॉट सॉल्वेबल इन A, तो ये डिटेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट A ना लेकर के सॉल्वेंट A B C D चार पांच तरीके के सॉल्वेंट मैं मिक्स कर सकते हैं, मेनली 2 तो मिक्स कर ही लेते हैं फिलहाल, ठीक है, मिक्स करके तब यूज कर लेते हैं। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई, पहला पेज हो गया खत्म। अब कुछ बहुत ज्यादा रटने लायक नहीं है, ये है 5 पेज का, जब पूरा पढ़ लोगे तब आपको लगेगा कि ये 3 4 5 8 10 लाइन का पूरा बनने वाला है, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। अब पेपर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मल पेपर रहता है, या कभी कभी हम लोग इसको मॉडिफाई भी करते हैं। मॉडिफाई क्या करते हैं, मॉडिफाइड पेपर क्या है, मॉडिफाइड पेपर क्या है, हाइड्रोफिलिक पेपर। हाइड्रोफिलिक पेपर, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि क्रोमेटोग्राफी 2 तरह की होती है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, 2 तरह की होती है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, 2 तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल, ये हमेशा याद रखना, एक बार 2 बार इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एक होती है रिवर्स, एक होती है नॉर्मल, और एक दूसरी होती है कौन सी, रिवर्स। नॉर्मल तो नॉर्मल है, और रिवर्स नॉर्मल के रिवर्स है। नॉर्मल नॉर्मल है और रिवर्स नॉर्मल के रिवर्स है। ये तो बहुत बढ़िया ज्ञान हो गया। नॉर्मल में एक चीज याद रखना है आपको, है ना, ये विश्व विख्यात एक ट्रिक है, मेरी नहीं है फिलहाल, बहुत लोगों के मुंह से सुना है और अच्छी ट्रिक है। नमन, नमन याद रखना, ठीक है, नमन। नमन क्या है, नमन में N का मतलब है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल। M का मतलब है मोबाइल, फिर N का मतलब है नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है।
ये ट्रिक आपको याद रखनी, इस ट्रिक से पूरा आप बता सकते हो एक एक चीज। अब हम लोग को पता चला नॉर्मल में क्या होने वाला है, नॉर्मल में क्या होने वाला है, नॉर्मल में क्या होने वाला है, नॉर्मल में अगर हम लोग देखें तो मोबाइल जो होगा, मोबाइल फेज जो होती है वो नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर होती है। तो स्टेशनरी क्या होगा मेरे भाई, स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी होगा क्या, पोलर, कोई पोलर मान लीजिए, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो रिवर्स, इसके रिवर्स कर दे, एक बात पता थी, तीन बातें और पता कर ली हमने, रिवर्स इसके रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में क्या होगा मेरे भाई, मोबाइल जो होगी, मोबाइल वो कैसी होगी, वो इसके जस्ट रिवर्स। पहले मोबाइल क्या चल रही थी, पहले मोबाइल चल रही थी नॉन पोलर, अब हम क्या कर दे, मोबाइल को पोलर कर दे। और स्टेशनरी क्या कर दे, वो पोलर थी तो ये कर दे नॉन पोलर। क्या चार बातें एक बात से, इतनी बात से, कितनी बात से, इतनी बात से ये पता था, एन एम एन, नमन, है ना। इतनी बात से आपको चार बातें और पता चल गई कि नहीं, ये बात समझ में आ रही सबको, बतलाएं। नॉर्मल और रिवर्स का मतलब समझ में आ गया। नॉर्मल में क्या होता है, मोबाइल फेज नॉन पोलर रहेगी, और स्टेशनरी में क्या होगा, सॉरी स्टेशनरी जो होगी वो पोलर रहेगी, जबकि रिवर्स के केस में इसके जस्ट कहानी रिवर्स हो जाएगी। तो पहला मॉडिफाइड पे चल रहा है, मॉडिफाइड में क्या करेंगे हम लोग, मॉडिफाइड में हम लोग क्या करेंगे, पेपर जो हाइड्रोफिलिक पेपर बनाया जाता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है द्रव स्नेही, द्रव, द्रव का मतलब होता है वाटर, है ना, वाटर, स्नेही का मतलब फिलिक, फिलिक का मतलब लव, अट्रैक्शन, मोहब्बत, जो वाटर को खुद से बाइंड कर ले, घुल जाए पानी में, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और पानी में घुल जाए दैट इज कैसा, पोलर, कैसा, पोलर, है ना। तो ये प्रिपेयर किया जाता है बाई, तो इसमें पेपर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है तो ये कैसा हो जाता है, ये पोलर हो जाता है, कैसा होता है, पेपर कैसा हो जाता है, हाइड्रोफिलिक पेपर होता है, पोलर, पोलर हो जाता है ना, पोलर हो जाता है। और ये पेपर किसका पार्ट होता है, पेपर किसका पार्ट होता है, पेपर होता है भाई स्टेशनरी फेज का पार्ट होता है, स्टेशनरी फेज बनाने में मदद करता है, ये खुद स्टेशनरी फेज नहीं है, अभी हमने पीछे सिखाया, पेपर के ऊपर पाए जाने वाली थिन लेयर ऑफ वाटर जो है वो स्टेशनरी फेज है। तो पेपर के ऊपर वाटर की पतली लेयर कैसे लगा सकते हो, क्योंकि वाटर तो पोलर है, तो पेपर भी कैसा होना चाहिए, पोलर, दोनों पोलर होंगे तभी आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तभी एक पतली लेयर बन सकती है। सोचिए आप खुद ही, आप सोचिए, अगर वो पोलर है उसके ऊपर एक पतली लेयर हमको पोलर बनानी है, तो क्या करेंगे, दोनों को पोलर पोलर रखेंगे तब इंटरैक्शन अच्छा होगा, एक पतली लेयर बन जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पर हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक पेपर में ये पोलर होगा, तो पोलर देखो स्टेशनरी फेज पोलर कहाँ हो रहा है, यहाँ बात आ रही है। तो मतलब ये किस तरह की क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल टाइप की बात कर रहे हैं, है ना। ये कैसे करते हैं, इसको हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, इसमें पोलर में पानी की जगह वाटर, वाटर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, फार्मामाइड यूज कर सकते हैं, ग्लिसरॉल यूज कर सकते हैं, और ग्लाइकॉल यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग वाटर को सोक करते हैं और ऊपर एक पतली लेयर एडजॉर्ब हो जाती है। यूज टू इम्प्रूव पार्टीशन ऑफ पोलर कंपाउंड, ये किस लिए करते हैं हम लोग, जो पोलर कंपाउंड है उनके पार्टीशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होने वाले हैं जो पानी में, मान लिया हमने दो कंपोनेंट लिए ए और बी, समझो ए और बी, ए और बी इतने हाइड्रोफिलिक थे कि उन दोनों को वाटर से बड़ी मोहब्बत थी, वो दोनों छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। तो अब क्या करें हम, अब वो ए और बी दोनों छोड़ के नहीं जाना चाह रहे, दोनों एक ही जगह पे डटे पड़े हुए हैं, दोनों एक ही जगह पे ही डट गए हैं भैया, हट ही नहीं रहे, दोनों एक ही जगह पे डटे पड़े हुए हैं। अब क्या किया जाए, जो क्रोमेटोग्राफी का बेस है वो तो ये कहता है कि इट इज अ सेपरेशन टेक्निक, तो यहाँ पे तो सेपरेट हो नहीं पाएंगे, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक, यहाँ पे सेपरेशन पॉसिबल है नहीं। तो क्या करें, तो हम लोग ये करते हैं कि अब इनको वाटर से बहुत मोहब्बत है तो उसी को हटा दें, उसकी जगह हम लोग इसको इसमें मॉडिफाइड पेपर यूज करेंगे, जैसे फार्मामाइड, ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल। तो उम्मीद है आपको हाइड्रोफिलिक पेपर का मतलब और यूज समझ में आ गया है ना, यूज समझ में आ गया है। ये इम्प्रूव करता है पार्टीशन,
ठीक है, अभी मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, पहले अब खुद मुझको मन में सोच करके और जल्दी जल्दी बताते जाओ। पहली बात तो, पेपर क्रोमेटोग्राफी को लिक्विड लिक्विड क्यों कहा गया, ये आपको समझ में आ गई बात कि नहीं? यहाँ पर पार्टीशन का क्या मतलब है, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? ये दो बातें हैं, जल्दी से बतलाओ, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा आने वाला है आपका हाइड्रोफोबिक पेपर। हाइड्रोफोबिक पेपर देखो, जितने लोग एमएससी में हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स अपने एमएससी के समय ही करी है, करने की कोशिश करी है और देखी है। कैसे करी है कि एमएससी वाले, अब तो ट्रेडिशन पता नहीं कैसा क्या हो गया, लेकिन मैं एमएससी में अपने पीएचडी वालों की बहुत रिस्पेक्ट करता था। कुछ करता था, कुछ दिखाता, जितनी करता था उससे ज्यादा दिखाता भी था। हो सकता है कोई मेरा पीएचडी वाला सीनियर भी सुन रहा हो, ठीक है। उससे फायदा एक होता था कि खाने को खूब मिलता था फ्री में, एक सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ। दूसरी चीज क्या होता था कि वो कुछ भी लैब में अगर कर रहे हैं, वही जाके खड़े हो जाते, तो वो खुद आ जाते थे जबरदस्ती जबरदस्ती, अरे सर पेट्री प्लेट हम धुल लाए, अच्छा हम ये कर दें, मतलब थोड़ा बहुत उस टाइप के भी काम करने पड़ेंगे, चाय ले आए चाय ले आए, ठीक है। लेकिन उससे फायदा ये होता था कि वो अपने साथ लगा लेते थे, तो उनके अलग अलग टेक्निक्स को देखने को मिलता था, समझ रहे हो? तो ऐसा जो भी एमएससी कर रहे हैं, और अगर उनकी लैब में ऐसा एक माहौल है, तो दो चार पहले पीएचडी वाले देखो जो काम करते हैं, है ना, जो काम कर रहे हैं, उनसे मतलब रखो और उनके साथ लगो, तो थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें आप सीख जाओगे, एक्स्ट्रा सीख जाओगे ड्यूरिंग एमएससी बिफोर डिजर्टेशन, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। हाइड्रोफोबिक पेपर क्या हो रहा है? अच्छा, हाइड्रोफोबिक पेपर, पेपर जस्ट अपोजिट कर दिया। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया, क्या करा होगा, नॉन पोलर किया होगा। नॉन पोलर क्या कर दिया, अभी भी ये पेपर तो है, तो स्टेशनरी का पार्ट, अगर ये स्टेशनरी फेज का ही पार्ट है मेरे भाई, और पेपर को नॉन पोलर कर दिए, दैट इज स्टेशनरी फेज कैसी हो गई, नॉन पोलर हो गई, तो ये कैसी, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन याद है कि हाइड्रोफोबिक पेपर क्रोमेटोग्राफी है, टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी वेयर पेपर इज हाइड्रोफोबिक, then such type of paper may be used in case of reverse phase chromatography, normal chromatography, both and none of the above। अब आप फर्जी का क्वेश्चन परेशान हो, ये क्वेश्चन का हल कहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ये आपको याद रखना, नमन भैया को, ठीक है। नमन को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रिपेयर्ड बाय द, ये कैसे बनाया जाता है, ये एसिटाइलेशन कराया जाता है। मान लिया सेलुलोज मॉलिक्यूल है, ये पेपर है, सेलुलोज 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 सेलुलोज, है ना, इसको हम लोग एसिटाइलेट कर देते हैं, है ना, एसिटाइलेट कर देते हैं। तो सेलुलोज, एसिटाइलेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के ऊपर क्या पाया जा रहा है, ये पेपर है सेलुलोज, और सेलुलोज के ऊपर फ्री ओएच ग्रुप पाया जा रहा है। इस फ्री ओएच ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये फ्री ओएच ग्रुप का हम लोग क्या करवा देते हैं, एसिटाइलेशन करवा देते हैं। यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड करा देते हैं। एसिटाइल ग्रुप सर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, O और OH, ये होता है एसिटिक ग्रुप, एसिटिक एसिड, CH3COOH। और हमने क्या किया, हमने क्या किया, ध्यान लगाना, हमने क्या किया, एक तरफ का H और एक तरफ का OH हटा दिया और बॉन्ड बना दिया, और बॉन्ड बना दिया, क्या हो गया यहाँ पर, एसिटाइलेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, एसिटाइलेशन हो गया है। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये एसिटाइलेशन हो गया। अब ये एसिटाइलेशन हो गया, तो ये कैसा हो गया मेरे भाई, ये हो गया नॉन पोलर। ये कैसा हो गया है, नॉन पोलर हो गया। और नॉन पोलर किस में होता है, रिवर्स में होता है। तो हाइड्रोफोबिक किस में यूज करा जाता है, रिवर्स में किया जाता है। और यहाँ पर कैसे बनाया जाता है, एसिटाइलेशन करके बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स रखिए, और जो भी आपके पास लैपटॉप वगैरह वहां पे अरेंज कर करके ये पीडीएफ वगैरह लेते जाइए। बताइए सप्तऋषि, क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या बात? नींद आ रही क्या सप्तऋषि को भाई? नींद में है, ठीक है। चलो, यूज फॉर द रिवर्स फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है, ये क्रोमेटोग्राफी कराने का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। प्रोसीजर क्या है, ड्रॉ पेंसिल बेस लाइन, है ना, अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज ऑफ द पेपर। पेपर के लोअर एज पे, है ना, पेपर के, रुक जाइए अभी देखिए मैं क्या दिखाता हूँ।
ठीक है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या करना है हम लोग को। प्रोसीजर क्या होने वाला है यहाँ पर, प्रोसीजर क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो ड्रा पेंसिल बेस लाइन अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर। एक यहाँ पर पेंसिल से बेस लाइन बना दी गई लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर, है ना, एबव द लोअर एज, ये लोअर एज है, इससे थोड़ा ऊपर ला करके यहाँ पर एक पेंसिल की बेस लाइन बना दी गई। क्वेश्चन ये आया कि पेंसिल की बेस लाइन क्यों बनाई गई, तो लिखा हुआ पेंसिल इज यूज्ड बिकॉज ग्रेफाइट इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। जो भी सॉल्वेंट यूज करेंगे पता चले, ऐसा हमने बेस लाइन पेन से नहीं बनाया, पेन से बनाया तो पेन के अंदर है इंक, और पेन के अंदर अगर इंक है तो पता चला जब सॉल्वेंट ऊपर भागा तो इंक भी ऊपर भाग गई, है ना। हम लोग सेपरेट किसी और को चीज कर रहे थे, हम लोग पार्टीशन किसी और चीज का करा रहे थे, हम लोग मूवमेंट किसी और चीज का देख रहे थे, हमारा टारगेट कुछ और था, साथ साथ इंक भी भाग आ रही है, तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ग्रेफाइट इज यूज बिकॉज ग्रेफाइट इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। पहला स्टेप तो ये हो गया ना। पहला स्टेप क्या हो गया, 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर की ओर एज बनाएंगे और ग्रेफाइट की बनाएंगे। क्वेश्चन है ग्रेफाइट की क्यों बनाएंगे, उसका आंसर आपको मिल गया। दूसरी बात, अप्लाई द सैंपल एज अ स्मॉल कंसंट्रेटेड स्पॉट ऑन द बेस लाइन, उसका कंसंट्रेशन कर लेंगे, है ना। बहुत सारे कंसंट्रेटेड लैब में रहते हैं, कंसंट्रेटर अच्छी अच्छी लैब्स में रहते हैं, वो कंसंट्रेट करेंगे आपके सैंपल को, है ना। तो अब हमने उसकी एक छोटी सी ड्रॉप बना दी उसी बेस लाइन के ऊपर, हमको पता चल गया है कि अब इसी लाइन से रेस स्टार्ट होने वाली है। प्लेस द पेपर इन अ क्लोज्ड क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। अब इस पेपर को एक क्लोज क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में ले जा करके रख दिया गया है ना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान लगानी है क्या, कि इंश्योर दैट solvent level remains below the origin line and the sample spot should not touch the solvent। मतलब सैंपल आपका यहाँ पर है और सॉल्वेंट आपका ये है, यहाँ तक सॉल्वेंट का लेवल ये है, मतलब ये बात की आपको सुनिश्चितता करानी है, इंश्योरिटी लेनी है कि ये जो आपका सॉल्वेंट है वो हमेशा इस लाइन, इस पॉइंट से ऊपर रहना, सॉरी नीचे रहना चाहिए, ये ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। द सॉल्वेंट राइज अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन। अब धीरे धीरे सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे सॉल्वेंट ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा। तो जब सॉल्वेंट ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर इंटरेक्शन क्या होगा, सैंपल का इंटरेक्शन होना शुरू होगा। एक तो सैंपल ऑलरेडी इंटरेक्ट होकर के बैठा हुआ है, किसके साथ, स्टेशनरी फेज के साथ। ये किसके साथ फेज होकर के बैठा हुआ है, स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट होकर के बैठा हुआ है। अब नीचे से कोई आ रहा है, नीचे से कोई आ रहा है, नीचे से कौन आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है, मोबाइल फेज चला रहा है, मोबाइल फेज का मतलब है सॉल्वेंट। अब वो आकर के इसी सैंपल से इंटरेक्ट करेगा और इसको ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा कि चलो साहब ऊपर की ओर चलो। क्या करेगा, कहेगा चलिए साहब ऊपर चलिए। अब मुद्दा ये बनता है कि ये ऊपर कितने फोर्स से ऊपर ले जा रहा है ना, किस तरह से ऊपर ले जा रहा है। अगर ये ऊपर ले जाने में इनके और इनके बीच का इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा बन गया, इनके और इनके बीच का इंटरेक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, तो ये तो सैंपल को ऊपर लेके चला जाएगा। अगर कम प्रोमिनेंट रहा तो सैंपल वहीं पे डटा रहेगा। लेकिन अब एक्चुअली में सैंपल नहीं है, अब सैंपल नहीं है, सैंपल्स हैं। क्या है यहाँ पर, सैंपल्स होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, सैंपल्स होने वाले, मतलब बहुत तरह के सैंपल्स हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत तरह के सैंपल होने वाले हैं, है ना। अब पता चला उनमें से कुछ तो ऊपर चले जाएंगे, कुछ नीचे, कुछ वहीं पे डटे रहेंगे, कुछ बहुत ऊपर जाएंगे, कुछ थोड़ा ऊपर जाएंगे, कुछ थोड़ा कम ऊपर जाएंगे, कुछ बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे और कुछ वहीं डटे रह जाएंगे, है ना। तो इस तरह से सब आपस में सेपरेट आउट हो जाएंगे, इसको बोलेंगे पार्टीशन हो गया। द सॉल्वेंट राइज अपवर्ड कैपिलरी एक्शन डिफरेंट कंपोनेंट्स
मूव एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग रेट से अलग अलग तरह से कंपोनेंट मूव करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्टीशन कॉफिशिएंट। ये किस पे डिपेंड करता है? उनके पार्टीशन कॉफिशिएंट पे। और पार्टीशन कॉफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है? सैंपल और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन पे, सैंपल और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन पे। रिमूव द पेपर, आखिरी में हम लोग क्या करेंगे? पेपर को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, पेपर को रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हेन द सॉल्वेंट फ्रंट रीचेज नियर द टॉप, हमने ऊपर एक लाइन बना दी, यहाँ पर इसको बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। सबसे अपर लाइन जो है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, अपर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट फ्रंट। तो सॉल्वेंट फ्रंट रीचेज नियर द टॉप, नियर द टॉप जब रीच कर जाता है, मार्क द सॉल्वेंट फ्रंट इमीडिएटली, मार्क द सॉल्वेंट फ्रंट इमीडिएटली। हम लोग क्या करेंगे? तुरंत ही सॉल्वेंट फ्रंट को इमीडिएटली मार्क कर लेंगे, है ना, मार्क कर लेंगे। क्यों क्यों तुरंत क्यों मार्क करना है? क्योंकि आप पेपर छोड़ दोगे, उसके थोड़ी देर के बाद भी ये सॉल्वेंट ऊपर की ओर भागता रहेगा, हमको वो नहीं देखना है। हमें क्या करना है? जिस समय हमने क्रोमेटोग्राफी वाला जो भी आपका सेटअप है डिस्टर्ब किया है, हटाया है, पेपर को रिमूव किया, उसी समय सॉल्वेंट फ्रंट कहाँ तक पहुंचा है, ड्राई कराएंगे, है ना, ड्राई करेंगे और विजुअलाइज कराएंगे इस स्पॉट को। क्या सबको ये प्रोसीजर समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको प्रोसीजर समझ में ना आया? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी कितने तरह की होने वाली है। टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कई तरह की होती है। एक पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या रहेगी? एक पेपर क्रोमेटोग्राफी तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ी उसको बोलते हैं असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, जहां पर सॉल्वेंट जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर चलता है। जहां पे सॉल्वेंट कैसे चलता है? नीचे से ऊपर की ओर, मूव्स अपवर्ड ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। यहाँ पर केवल एक ही एक्शन है, एक ही फोर्स है, कैपिलरी फोर्स, कैपिलरी एक्शन है ना, जिसके वजह से सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है। दूसरा एक और आता है, थोड़ा सा एडवांस तरीका लाया गया, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर जो भी आपका चैम्बर है जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी करनी है, जिसके अंदर पेपर को प्लेस करना है, उस चैम्बर में ऊपर की तरफ सॉल्वेंट भर देते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्वेंट होता है ना, और यहीं से पेपर को, यहीं से हम लोग क्या करते हैं? पेपर को हैंग कर देते हैं ऐसे। मान लिया गया ये है पेपर, ये है पेपर, है ना, यहीं पे कहीं पर ये पेपर हो गया पूरा। और इसी में हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई? इसी में क्या करने वाले हैं? इसी में हम लोग मान लिया यहाँ पर कोई एक छोटू सा स्पॉट बना दिया, इसी में यहाँ पर कुछ छोटो सा स्पॉट बना दिया है ना, यहाँ पे छोटा सा स्पॉट बना दिया है, बेस लाइन यही थी। और सॉल्वेंट कहाँ भरा हुआ है? ऊपर की ओर भर दिया। सॉल्वेंट कहाँ भर दिया? हम लोगों ने ऊपर की ओर भर दिया है। अब ये सॉल्वेंट मूव करेगा, अब ये सॉल्वेंट क्या करेगा? मूव करेगा। अब ये सॉल्वेंट मूव करेगा ऊपर की ओर, है ना। अब ये सॉल्वेंट नीचे की ओर मूव करेगा। कहाँ से? ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा। तो ऊपर से नीचे की ओर जब मूव करेगा तो वहां पर दो फोर्स लगेंगे। एक तो कैपिलरी एक्शन तो लग ही रहा है, दूसरा ग्रेविटी भी पार्टिसिपेट करेगी। जब ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो मूवमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट हो पाएगा, है ना, यहाँ पर मूवमेंट और ज्यादा अच्छा हो पाएगा। और मूवमेंट ज्यादा अच्छा हो पाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं सेपरेशन भी ज्यादा अच्छा होगा। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है, यहाँ पर जो है सॉल्वेंट मूव्स डाउनवर्ड अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन और ग्रेविटी के साथ में मिल करके मूव करेगा। प्रोवाइड फास्टर सेपरेशन, जहाँ पे सेपरेशन ज्यादा फास्ट हो पाएगा, जहाँ पे सेपरेशन क्या होगा? ज्यादा फास्ट हो पाएगा। मान लिया कि दो कंपाउंड है जिनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा है, स्ट्रांग है ना, तो उनके इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए नीचे से फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्या नीचे से या ऊपर से कहीं से भी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी।
नीचे में केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो ग्रेविटी है, वो सॉरी कैपिलरी एक्शन है। लेकिन जब हम लोग ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी तो लगी रही, कैपिलरी भी लग रहा है। तो हो सकता है जो पहले केस में सेपरेट आउट ना हो पा रहे हो या उनका सेपरेशन कम हो पा रहा हो, मान लिया सेपरेशन कुछ ऐसा हो रहा है कि एक यहाँ पे पाया जा रहा है, सेपरेशन कुछ ऐसा हो रहा है कि एक सैंपल सेपरेट होकर यहाँ पे आया और दूसरा जो आया है वो यहाँ पे आया, बिल्कुल मिला मिला, बहुत बढ़िया सेपरेशन नहीं हो पाया है। वो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि उसको अब हम लोग सेपरेट जब करेंगे, ठीक है, उसको जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो पता चलेगा जब ग्रेविटी लगाएंगे तो इनके बीच में सेपरेशन और ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, हो सकता है उनके बीच में जो दूरी है वो ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि डबल फोर्स लगाया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्या मतलब हुआ। ठीक है, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, बस जैसे लिखना डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, बस उसके आगे केवल एक लाइन याद रखना, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड कैपिलरी एक्शन, बस एक साथ दो इफेक्ट, बाकी चीजें आपको खुद याद आती चली जाएंगी। असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे मिक्सअप कर देते हैं, यहाँ पे मिक्सअप कर देते हैं, है ना, ये और ज्यादा रिजोल्यूशन बढ़ा देता है, यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, असेंडिंग भी कराते हैं और डिसेंडिंग भी कराते हैं। एक तीसरा चौथा तरीके का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी आया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर पेपर इज डेवलप्ड इन वन सॉल्वेंट, ड्राइड, रोटेड बाय 90 डिग्री एंड डेवलप्ड इन अ सेकंड सॉल्वेंट, है ना, डेवलप्ड इन अ सेकंड सॉल्वेंट, यूज फॉर सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। अब मेरे भाई ध्यान लगाना, समझो ये इंपॉर्टेंट है, 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है। मान लिया गया कि एक पेपर लिया गया, एक पेपर ये हम लोगों ने एक पेपर ले लिया। अब इसमें जब हमने सैंपल डाला, सैंपल जो है ए है ना, सैंपल, और उस सैंपल के अंदर कंपोनेंट क्या क्या है जरा देखो, कंपोनेंट है ए बी सी डी ई एफ, इतने तरह के कंपोनेंट थे। लेकिन और इसमें एक सॉल्वेंट यूज किया, सॉल्वेंट जब यूज किया हमने तो सॉल्वेंट ने क्या किया, सॉल्वेंट और कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन हुआ, सॉल्वेंट और कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन हुआ, सॉल्वेंट ने कंपोनेंट को ऊपर की ओर फेंका, तो पता चला कि सी जो है जब ये पेपर शुरू हुआ, ठीक है, यहां से एक मिनट, हाँ ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ तो पता चला कि सी यहाँ पे आ चुका है, यहाँ ले आते हैं सी को, सी यहाँ आ गया है, डी जो है वो यहाँ आया है, ई जो है वो यहाँ आया है, और एफ मेरे भाई पता चला यहाँ आया है, सब सेपरेट आउट हो गए थे। लेकिन ए और बी जो है, ए बी है ना, वो पता चला ए और बी पास ही पास है, ज्यादा दूर नहीं है, एक साथ है लगभग, दोनों का मूवमेंट इस सॉल्वेंट के लिए सेम था, दोनों का मूवमेंट हम लोगों ने क्या किया, इस सॉल्वेंट के लिए सेम था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस पेपर को निकाल लेंगे, है ना, सी डी ई एफ तो बहुत बढ़िया है, सेपरेट आउट हो चुके हैं, लेकिन ए बी अभी भी आपस में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि ए बी का इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट सेम था, है ना, ए और बी का किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए इंटरेक्शन जो हो रहा था, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन जो हो रहा था वो सेम था। अब इस पेपर को लेंगे और इस पेपर को 90 डिग्री रोटेट करेंगे, तो पेपर हो गया ऐसा, ठीक है, पेपर कैसा हो रहा है, ऐसा 90 डिग्री। अब आपको इमेजिन ज्यादा करना है, जब 90 डिग्री को रोटेट कर दिया तो पेपर को हो गया कुछ आपका ऐसे, मान लिया सी डी ई एफ जो था उसका काम तो हो चुका है, बट सी डी ई एफ जो था उसका काम तो हो चुका है, लेकिन ए और बी अभी बचे रह गए, यहाँ पे ए बी अभी साथ साथ है। अब इस पेपर को हमने फर्दर डिप कर दिया, अब इस पेपर को हमने फर्दर डिप कर दिया है किसके अंदर, किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर, किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डिप कर दिया है, पता चला ये दूसरा सॉल्वेंट था, इसके अंदर डिप कर दिया है, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट ऊपर की ओर भागेगा, अब इस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ए और बी का इंटरेक्शन अलग अलग है, तो पता चला इस बार क्या हुआ, ए ज्यादा ऊपर भाग गया,
यहाँ पहुंच गया, और बी जो है वो यही रह गया, है ना। ये कब यूज करते हैं, जब जहां पर दो पर्टिकुलर टाइप के कंपोनेंट का एक किसी गिवन टाइप के सॉल्वेंट के साथ में सेम टाइप का इंटरेक्शन, सेम इंटेंसिटी के साथ में इंटरेक्शन होता है, तो वहां पर हम लोग 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी सीखने वाले हैं, है ना। वहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई, 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे, 2 डायमेंशनल। तो 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं वो तो लिखा हुआ है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, यूजफुल क्यों है, यूजफुल फॉर द सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, है ना, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। एक्चुअली में जब ऐसे मिक्सचर जहां पर हमको पहले से पता हो कि बहुत तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो जनरली हम लोग वहां पर 2D ही करके देखते हैं। 2D करके आपको जैसे लगेगा कि हमने जैसे पहले डायमेंशन कंप्लीट किया, आपको लगा अरे 22 तरह के कंपोनेंट थे, अलग अलग तरह के कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे उसका डायमेंशन 90 डिग्री घुमा करके डायमेंशन चेंज करोगे, आपको तुरंत लगेगा नहीं 22 नहीं है, बल्कि और ज्यादा 38 है। बोलो, कुछ बात समझ में आ रही है? 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और कैसे करी जाती है, क्यों करी जाती है, सारी बातें समझ में आ रही है। 2 डायमेंशन, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे क्या है, रिटेंशन फैक्टर। एक टर्म आने वाला है रिटेंशन फैक्टर, और एक आता है पार्टीशन कॉफिशिएंट, है ना। तो पहला रिटेंशन फैक्टर क्या है, रिटेंशन फैक्टर जिसको आरएफ से दिखाते हैं, बोला जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब वही सैंपल के अंदर जो कंपाउंड जिसको हम लोग सेपरेट करने वाले हैं, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, सॉल्टेंट लिख दिया है, इसको करेक्ट करना है, सॉल्वेंट करना है, इसको क्या करना है, सॉल्वेंट करना है हमको सही करके, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, इसके बीच के रेशियो को बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर, है ना। अब मेरे भाई बात ध्यान ये लगाना, इसमें कुछ रटने लायक है नहीं, कुछ भी रटने लायक नहीं है। मान लिया गया कि एक पेपर है ना, कुछ भी रटने लायक का मतलब ये चीज है, ये रटने लायक कुछ नहीं है। मान लिया एक पेपर है, आप खुद ही सोचो, इस पेपर को हमने सॉल्वेंट के अंदर डिप किया, और सॉल्वेंट मूव करके, सॉल्वेंट जो है मूव करके यहाँ तक आ चुका है, ऐसे यहाँ तक आ चुका है। तो खुद सोचो, सॉल्वेंट जहां तक आया होगा, क्या सॉल्यूट उससे ऊपर चला गया होगा? सॉल्यूट को ऊपर उठाने वाला कौन था? सॉल्यूट को ऊपर कौन उठा रहा है? क्या आपके अंतरात्मा बोल रही है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है उसको ऊपर उठाने वाला, क्या आपकी ये अंतरात्मा कह रही है कि सर सॉल्यूट को ऊपर उठाने वाला तो, सॉल्यूट को ऊपर उठाने वाला तो सॉल्वेंट ही है? तो क्या ये सॉल्यूट सॉल्वेंट से ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो मैक्सिमम कहाँ रह सकता है? सॉल्वेंट की जो अपर फ्रंट है ना, सॉल्वेंट फ्रंट जिसको बोल रहे हैं, बस यहीं तक मैक्सिमम रह सकता है। अब पता चला कि ये जो सॉल्यूट था वो सॉल्वेंट फ्रंट तक है। अब ये कितनी दूरी हो गई? ये हो गई 10 सेंटीमीटर, सॉल्वेंट फ्रंट 10 सेंटीमीटर, और सॉल्यूट ने भी कितनी दूरी तय करी है? 10 सेंटीमीटर। बोलो, तो दोनों 10-10 करी, तो सॉल्यूट ने कितना ट्रेवल किया? 10। सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल किया? 10। कितना हो सकता है? 1। एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, क्या ये 10 से ज्यादा हो सकता है? क्या सॉल्यूट 10 से ऊपर तक भाग सकता है? नहीं भाग सकता है सर। 10 से कम ही रहेगा। हाँ सर, हो सकता है यहाँ पाया जाए, हो सकता है यहाँ पाया जाए, हो सकता है यहाँ पाया जाए, हो सकता है कहीं भी पाया जा सकता है। 10 से कम, मान लिया कि 5 ही सेंटीमीटर चला, तो या 4 सेंटीमीटर चला, तो सॉल्यूट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट कितना हो गया? 4। और सॉल्वेंट कितना चला? 10। तो आरएफ कितना निकला? ये आरएफ कितना निकला मेरे भाई? आरएफ निकला 0.4, आरएफ निकला 0.4। तो हम लोगों को ओवरऑल ये बात का एहसास हो गया कि आरएफ की वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 या 1 से कम होगी, जनरली 1 से कम होगी। अगर 1 हो रही है, अगर वहां पे आरएफ की वैल्यू 1 आ रही है, दैट इज आपने सॉल्वेंट अच्छा नहीं यूज किया है, आपको सॉल्वेंट चेंज करने की जरूरत है। आरएफ की वैल्यू 1 आनी भी नहीं चाहिए, आरएफ की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। अगर आरएफ की वैल्यू 1 आ रही है ना, आरएफ की वैल्यू 1 आ रही है, जहां जहां ये जा रहे वहां वहां चले आ रहे, तो बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है भैया, बहुत ज्यादा समस्या। आपको क्या करना होगा? सॉल्वेंट को चेंज करना होगा। तो ऑलवेज लेस देन 1, ये अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग रहता है। अब किसी की आरएफ वैल्यू 0.4 आती है, अब हम लोग करते क्या, इसी आरएफ वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं
इसी RF वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, ध्यान दो, क्या करते हैं, पता चला कि हमने क्लोरोफिल लिया है, हमने क्या लिया, क्लोरोफिल लिया, हमने ज़ैंथोफिल लिया है, हमने कैरोटीनॉइड लिया है ना, हमने क्लोरोफिल ए और बी दोनों ले लिया है अलग अलग, या खाली क्लोरोफिल लेते, ज़्यादा डीप नहीं, इतनी सारी बातें नहीं पता चलेंगी। तीन कंपोनेंट ले लिया। हमको पता चला कि क्लोरोफिल, इमेजिन कर लेते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, क्लोरोफिल ज़्यादा तेजी से ऊपर भागता है। तो भाई अगर ज़्यादा तेजी से ऊपर भागेगा तो इसकी RF वैल्यू ज़्यादा आएगी। ज़ैंथोफिल थोड़ा कम भागता है, तो हम लोगों को पहले से पता है ज़ैंथोफिल की RF वैल्यू कम होगी, है ना। कैरोटीनॉइड जो है वो और कम भागता है, तो उसकी RF वैल्यू और कम होगी। तो RF वैल्यू ऑलरेडी हमें रेफरेंस टेबल से मैच कर लेनी है, और हम लोग देख लेंगे कि अच्छा RF वैल्यू है 0.47 आ रही है, 0.47 RF वैल्यू इन तीनों में से, है ना। RF वैल्यू 0.47 किसकी आती है, तो पता चला ये तो कैरोटीनॉइड की आती है। किसकी आती है, कैरोटीनॉइड की। तो हम लोग को पता चला कि मेरे कंपोनेंट में, मेरे कंपाउंड में कैरोटीनॉइड हो सकता है, मतलब क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल तो नहीं हो सकता है, इतना पता चल गया। कैरोटीनॉइड हो सकता है, ध्यान लगाना है, हो सकता है, होता है नहीं होता है पता नहीं। फिर आगे की और भी प्रोसेसिंग है, उसके थ्रू वहां से कंपाउंड को हम लोग इल्यूट करेंगे, इल्यूट करके फिर फर्दर उसकी और आगे जाके प्रोसेसिंग करा के और करेंगे, टेक्निक यूज करके उसको कंफर्म करेंगे कि है भी वो कैरोटीनॉइड की नहीं। ठीक है, तो ये होता क्या है, डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट सिस्टम, अच्छा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग RF वैल्यू होती है, और वो ऑलरेडी रेफरेंस टेबल में दी रहती है, और वहीं से मैच करके हम लोग बता सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड, दिस कंपाउंड मे बी प्रेजेंट। ध्यान रखना, दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट नहीं, दिस कंपाउंड मे बी प्रेजेंट। डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है RF वैल्यू, एक तो सॉल्वेंट सिस्टम, जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो उस पर। अभी आपको बताया कि हमने RF वैल्यू 1 आ रही थी, तो आपके लिए हमने बोला कि आपका सॉल्वेंट खराब है, आप सॉल्वेंट बदलो, सॉल्वेंट सिस्टम। टेम्परेचर ज्यादा होगा, सोचो टेम्परेचर ज्यादा अगर होगा तो सॉल्वेंट भी तेजी से भागेगा, सॉल्वेंट तेजी से भागेगा तो RF वैल्यू भी बढ़ जाएगी, है ना। पेपर का टाइप कैसा यूज कर रहे हो उस पर भी RF वैल्यू डिपेंड करती है। एंड चैम्बर सेचुरेशन, चैम्बर आपका सेचुरेटेड है कि नहीं है, चैम्बर आपका सेचुरेटेड है कि नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। चैम्बर सेचुरेटेड रहना चाहिए, चैम्बर शुड बी सेचुरेटेड विद द सॉल्वेंट वेपर्स। जो चैम्बर हमने लिया हुआ है यहाँ पर, चैम्बर जो हम लोगों ने ले रखा था, कहाँ लिया है चैम्बर, ये नहीं, ये चैम्बर पूरी तरह से सॉल्वेंट की वेपर से सेचुरेट रहना चाहिए। मतलब ये चैम्बर बनाते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं, थोड़ी देर रख देते हैं, तो अंदर उसकी वेपर्स पूरे में भर जाती हैं, पूरे में वेपर्स ही रहेंगे, केवल सॉल्वेंट की। वाटर एलिमिनेट आउट हो जाना चाहिए, अगर अंदर कुछ वाटर है, एयर है, वो सब हट जाना चाहिए, केवल यही सब रहना चाहिए, है ना, केवल यही रहना चाहिए। तो यही धीरे 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 ऊपर की ओर कैपिलरी एक्शन के थ्रू ले जाएगा। क्या भैया सबको ये वाली बातें समझ में आ गई, बताइए। RF का मतलब समझ में आया एग्जैक्टली। अब RF निकालने को दे दिया जाए, RF के बेस पे क्वेश्चंस कर पाओगे निशा मैम, बताइए। निशा मैम कर लेंगी, रंगोली जी बतलाएं, अनुष्का, शिवांगी जी बताएं, शिवांगी जी है कि नहीं है। सप्तऋषि बता रहे सबको समझ में आ रही है, सबको बात समझ में आ रही, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एक इम्पोर्टेंट बात बता दे, आज कुछ बच्चे लेट थे, आज 11 दिख रहे हैं, कई लेट थे, 4 5 4 3 4 लोग, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। 8:16 15 पे रिक्वेस्ट आ रही है, एक्सेप्ट नहीं किया। अब वो रिकॉर्डिंग ही देखना हो तो देखें, बहुत बार समझा चुके हैं, 10 मिनट पहले आओ, अपना जो भी कल पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो, है ना, कनेक्ट हो जाओ प्रीवियस क्लास से, और फिर आगे शुरू कर दो। अब आप अगर 8:15 पे आए हो तो सीधी बात है आप दौड़ते हुए ही आए हो, अभी आपका माइंड स्टेबल हुआ भी नहीं कि क्लास में आके कनेक्ट कर लो। मैंने कई बार ये वाली बात बोली है कि ये जो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ CSIR NET JRF का सिलेबस, वो कोई भोजपुरी मूवी नहीं है जहाँ से देखना शुरू करो वहीं समझ में आ जाए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई बहुत ज़्यादा भयानक सी हॉलीवुड टाइप वाली मूवी है, इसलिए बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है। तो 10 मिनट पहले आइए, बैठ जाइए 10 मिनट पहले आकर के,
कुछ करना ही नहीं है, 7:50 पे आ जाइए आप, कॉपी अपनी और रिक्वेस्ट डाल दीजिए, इसमें रिक्वेस्ट पड़ी रहे कि हम जैसे आएंगे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ज्वाइन करा लेंगे, और आप चुपचाप किनारे बैठ करके शांति से जो कल पढ़ाएगा उसको पूरा रिवाइज मार दो। 15 से 15 मिनट तो मिल ही जाता है, 7:50 पे आए तो 15 मिनट मिल जाएगा। इन 15 मिनट में पिछली प्रीवियस क्लास का पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप कनेक्ट हो जाओगे प्रीवियस क्लास से आप कनेक्ट हो जाइए, फिर आगे की ओर फर्दर पढ़ाई करिए। अब आप 8:10 पे, 8:20 पे, 8:17 पे आओगे तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब आप सो रहे थे, आप उठे ही 8 बजे हो, भागते हुए आए हो, और हो सकता है 8:17 पे ही उठे हो, 8:16 पे उठे हो, मोबाइल उठाए डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट हो गए, अब बह के टहल लो कि ब्रश भी करना है, भूख भी लग रही, खाना भी है ना, वॉशरूम भी जाना, अलग बह के टहल लो, समय बर्बाद करो, पूरा क्लास की डिस्टर्ब हो रही, फायदा क्या है? फिर इससे बढ़िया सो ही लो, रिकॉर्डिंग देख लेना। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? अमाइनो एसिड के सेपरेशन में यूज कर सकते हैं, शुगर की एनालिसिस कर सकते हैं, प्लांट पिगमेंट सेपरेशन अभी हमने बताया, कई सारे ड्रग्स की प्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। प्योरिटी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं वो भी बताएंगे, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजिंग आरएफ वैल्यूज का यूज करके फॉरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं। जितना लिखा गया है सच्चाई ये है कि इतना डीप नहीं कर पाते हैं, बट हाँ, जैसे प्योरिटी देखना था, मान लिया हमने प्योरिटी देखा, अब हमने देखा है कि मान लिया कोई एक कंपाउंड है केवल ए, हमको ये जानना कि क्या केवल उसमें ए ही पाया जा रहा है कि ए के साथ कुछ और मिला हुआ है, तो हमने उसकी क्रोमेटोग्राफी करके देख ली पेपर। अगर वहां पे दो लाइन बन गई, एक ऊपर आ गई एक नीचे, दो स्पॉट आके दिखे, एक स्पॉट यहाँ इकट्ठा हो रहा है यहाँ, दैट इज उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, ठीक है, तो ये प्योरिटी चेक कर लिया, है ना। थोड़ा बहुत ड्रग लेवल पे चेक कर लिया, मतलब बहुत बड़ी हाई फाई लेवल की बात नहीं है ना, लेकिन बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपके यहाँ अगर सुविधा हो, है ना, आपकी लैब में सुविधा हो या आपके पीएचडी स्कॉलर्स के यहाँ सुविधा हो, थोड़ा बहुत 1,000-500 रुपया खर्चा हो रहा हो, खर्चा कर देना और करके देखना, लैब में एक बार कर लेना, जो भी एमएससी वाले हैं, और बहुत लोग हो सकता है इससे ज़्यादा हाई फाई चीज़ें कर रहे हो। एक लास्ट टॉपिक और आता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पार्टीशन कोएफिशिएंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज, ध्यान लगाना, पहले स्टेशनरी फेज और नीचे क्या होने वाला है, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है ये बतलाता है हमको कौन, पार्टीशन कोएफिशिएंट या केडी, है ना, केडी या के नहीं, केडी नहीं, सॉरी, केडी तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हो जाएगा, है ना, पार्टीशन कोएफिशिएंट बोलेंगे, अभी आगे बात कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के भी। अच्छा, तो पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज, मतलब हमने क्या बात करी, हमने किसकी बात करी, आप अगर पेपर की बात कर रहे हैं तो पेपर पे कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन, पेपर पे कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट पे कंसंट्रेशन, किसकी सॉल्यूट की, सॉल्यूट की। बोला जा रहा हायर के, अगर ज्यादा के की वैल्यू आ रही है ना, मतलब हायर कैसे होगा, अब आप खुद ही इमेजिन कर लो, स्टेशनरी फेज में ज्यादा हो जाए कंसंट्रेशन, पता चला स्टेशनरी फेज में आया 10 और मोबाइल फेज में आया 5 एक की, और दूसरे में स्टेशनरी फेज में आया 10 और मोबाइल फेज में आया 2, तो इसमें क्या बनी, इसमें रेशियो कितना आ रहा है 2 और इसमें कितना आ रहा है 5। ये मान लिया ए कंडीशन थी, ये मान लिया बी कंडीशन थी, बोल रहा है कि इसमें जो है ज्यादा आ रही है इसमें, ठीक है। क्या बात बनी, ग्रेटर हायर के वैल्यू, हायर के वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज। हायर के वैल्यू कब आएगी मेरे भाई, जब स्टेशनरी फेज के साथ में एफिनिटी ज्यादा हो गई। अब आप कहोगे सर इसमें तो आपने दिखाया स्टेशनरी फेज दोनों में 10 आई है, कोई बात नहीं, स्टेशनरी फेज का कंसंट्रेशन तो दोनों में सेम है, लेकिन जो आपका मोबाइल फेज है उसमें तो कम हो गया, अगर उसमें कम हो गया तो तब भी तो देखा जाए तो इससे ज्यादा हो रहा है ना, एक में 10 है इसमें 5 ही रह गया, इसमें अभी भी 10 है इसमें 2 ही रह गया, तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें इस वाले बी वाले केस में स्टेशनरी फेज के रिस्पेक्ट में ज्यादा एफिनिटी आई, इसमें कुछ भी रटने लायक नहीं है,
इसमें कुछ भी रटने लायक नहीं, इसको शांति से, बहुत अधिक ज्यादा शांति से आपको बस सोचना है कि के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है तो ज्यादा तब आएगी जब स्टेशनरी फेज के साथ में, स्टेशनरी फेज के, या तो बहुत अच्छा अगर हम लोग करें तो हम लोग नीचे वाले को ही कांस्टेंट करते हैं, इसको 5 ही रखते हैं और इसको 10 की जगह 15 कर दे, तो इधर तब ये 2 बनेगा और ये कैसा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ठीक है ना। तो ये ज्यादा कैसे हो सकती है, 2 से ज्यादा कैसे हो सकती है, जब ऊपर वाली वैल्यू आप बढ़ाए, जब आप ऊपर वाली वैल्यू आप क्या कर दो, 15 कर दो, इसको हमने क्या कर दिया 15 और इसको 5 ही रखा है। अब ठीक है, तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये कैसे हो पाया मेरे भाई, ये कैसे हो पाया, जब आपने स्टेशनरी फेज में कंसंट्रेशन बढ़ाया तो एफिनिटी जो है स्टेशनरी फेज के साथ में ज्यादा है। लोअर कब आएगी, इसके जस्ट अपोजिट होगी, है ना, इसके जस्ट अपोजिट होगी, वहां पर ग्रेटर एफिनिटी किसके साथ होगी, मोबाइल फेज के साथ हो जाएगी, तो वहां पर माइग्रेशन जो होगा फास्टर होगा। अगर स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होगा, के की वैल्यू स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है, तो माइग्रेशन स्लो है, माइग्रेशन स्लो है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको 2-4 तरह के एक्स वाई जेड, है ना, क्यों, ऐसे 4 कंपोनेंट दे देगा, चारों की के वैल्यू दे देगा, चारों की के वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि जरा बताओ कि इसमें कौन ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा मूव कौन करेगा, तो ज्यादा मूव कौन करेगा। अब आप अगर खाली के की वैल्यू दे दी गई, खाली पार्टीशन कोफिशिएंट दिया गया है, तो हम लोग को बोल सकते हैं कि मोबिलिटी, इस पूरी बात से सर फिर एक बात निकल के आई सामने, बिटवीन द लाइंस, जो हम बार बार कहते हैं कि बिटवीन द लाइंस कॉन्सेप्ट निकालना सीखो, तो बिटवीन द लाइंस तो सर ये वाली बात आ गई कि मोबिलिटी जो है यहाँ पर मोबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के है, सही बात है, नहीं, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के, मतलब के की वैल्यू जितनी कम होगी मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या इस बात को आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। मोबिलिटी जो होगी के इनवर्सली, ये इसी में ऐड कर सकते हैं हम लोग, इसी पॉइंट को इसमें ऐड कर सकते हैं और मैं ऐड कर भी दूंगा। ये तो बिटवीन द लाइन बहुत अच्छी बात निकल के आई सामने। यही खूबसूरती है टूल्स टेक्निक पढ़ने की, टूल्स टेक्निक पढ़ने की यही एक बहुत प्यारी सी खूबसूरती है। ठीक है, तो इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा, है ना, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब उम्मीद है पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपके पास के का क्वेश्चन आएगा, के की वैल्यू दे करके आ जाएगा या रिटेंशन फैक्टर दे करके आएगा, तो आप इस चीज को कर पाओगे, है ना, इस बात को आप कर पाओगे। ठीक है, तो इस पूरे में क्या याद रखने वाला है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपको प्रिंसिपल याद रखने वाला है ना, आपको प्रिंसिपल याद रखने वाला है, और प्रोसेस जो करनी है वो खाली एक बार रफ पेज पे बना के खुद ही से देख लेना, पेंसिल की लाइन बनाई, पेंसिल क्यों यूज किया, ठीक है, उसी के ऊपर छोटा सा सैंपल का ड्रॉप लगाया, नीचे सॉल्वेंट रखा, सॉल्वेंट और ड्रॉप, सॉल्वेंट और जो सैंपल है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन की तरफ ऊपर भागेगा। ये एक बार मन में सोच लेना, ऐसे समझो तुम खुद ही कर रहे हो, उसको एक बार 1-2 बार बैठ के सोचना, सोचने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगने वाला है और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज का मतलब क्रोमेटोग्राफी टूल्स टेक्निक वाले सेक्शन में इतना ही रखते हैं। कल हम लोग कोई 2 क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि अब आगे इतना ज्यादा नहीं बताना है, अब आगे से इतना ज्यादा थोड़ी नहीं बताना है, पेपर में खाली इतना बताना था तो बता दिया गया है। अब बहुत सारी चीजें आपको पता ही चल चुकी है, सेपरेशन का तरीका, के डी की वैल्यू, के एफ की वैल्यू, आर एफ की वैल्यू, ये सब चीजें आपको पता चल रही है। ठीक है, चलिए इस वाली क्लास को यहीं पे रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास कौन सी स्टार्ट होने वाली है आपकी, कैंसर बायोलॉजी। ठीक है।